हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एग्जाम फोकस के मंच पर। आज फिर हम नई क्लास के साथ जो है मिल रहे हैं। कल जैसा कि जहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे, आज का जो सेशन है उससे आगे करेंगे हम लोग। और पहले आप लोगों का धन्यवाद सभी लोगों का जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं या जो वीडियो को रोज जो है देख पा रहे हैं, क्योंकि जैसा आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों, तो वो काबिल तारीफ है। और इस टाइम में भी जब लोग लॉकडाउन की सिचुएशन है और लोग जो है कहीं ना कहीं परेशानियों से जूझ रहे हैं, उसमें आप लोगों का जो डेडिकेशन दिखाई पड़ रहा है वीडियो को जो है लाइक्स और व्यूज के माध्यम से, तो वो अपने आप में जो है एक काबिल तारीफ है। और इससे क्या होता है दोस्तों, जब आप अच्छे से वीडियो को देखते हो और सब्सक्राइब करते हो चैनल को, तो इससे हम लोगों का भी विश्वास बढ़ता है और हम लोग जो है वो डेडिकेटेड तरीके से जो है आप लोगों के लिए जो है कंटेंट को प्रोवाइड कराते हैं और आपकी क्लासेस जो है निश्चित टाइम पे जो है टाइम टू टाइम ली जाती है। ठीक है ना? तो आप लोगों को जो है तहे दिल से धन्यवाद इतने सपोर्ट के लिए। और हाँ दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से कि जो लोग टेलीग्राम चैनल पे भी हैं और अगर जो नए व्यूअर्स हैं और किसी वजह से वो यूट्यूब चैनल पर नहीं आ पाए हैं, तो आप लोग उससे विनम्र निवेदन है कि आप लोग यूट्यूब पे भी जाइए और यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा, जो आपके लक्ष्य प्राप्ति में जो ये पाथ बनने जा रहा है ओनली एग्जाम फोकस, ये जो आपके लक्ष्य को प्राप्त कराने में एक पाथ का काम करेगा, तो इस पाथ को मजबूती मिलेगी। और जब इस पाथ को मजबूती मिलेगी तो ऑब्वियसली बात है कि आपके लक्ष्य प्राप्ति करने में ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। दोस्तों, जैसे इस समय थोड़ा सा मोटिवेशन 5 मिनट में थोड़ा से इस वजह से मोटिवेशन के लिए लेता हूँ, क्योंकि हम सब लोगों की इस समय जो मेंटली स्थिति है वो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा नेगेटिव है, जैसा माहौल देश में चल रहा है। तो हमें क्या काम करना है, अपनी ऊर्जा को एकत्रित करते हुए जो है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तो 2 लाइनों से थोड़ा सा 2-3 लाइनें हैं, मैं उससे जो है आपको मोटिवेशन करना चाहता हूँ। जैसे दोस्तों, आप पढ़ते भी होंगे, इस टाइम में जो फ्री टाइम में लोग घूमते हैं, लेकिन आप ऐसे टाइम में भी डेडिकेट करके पढ़ाई करते हो। तो कुछ लोग ये भी कहते होंगे कि अरे भाई कहाँ है, दोस्त है, आओ चल रहे हैं, ये है वो है, पढ़ाई छुट्टी चल रही है, कोई परेशानी नहीं है, एग्जाम भी पोस्टपोन हो चुके हैं। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, युद्ध की तैयारी कभी युद्ध के समय पे नहीं होती। एग्जाम भले ही पोस्टपोन हुए हैं अब, लेकिन वो आने वाले टाइम में 2-3 महीने में 1-2 महीने में होंगे। लेकिन चाणक्य ने कहा है, जो चाणक्य एक बड़े बहुत काफी राजनीतिज्ञ हुए हैं हमारे इतिहास में, चंद्रगुप्त को जिन्होंने मगध का जो है राजा बनाया पाटलिपुत्र का, तो चाणक्य ने कहा है कि युद्ध की तैयारी युद्ध से पहले की जाती है। दोस्तों, बीच युद्ध में युद्ध की तैयारी नहीं होती है। यानी आपको एग्जाम की तैयारी एग्जाम से पहले करके रखनी है। एग्जाम जब पास आ जाएगा तो आप युद्ध की तैयारी करोगे तो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। जिन लोगों ने पहले तैयारी कर रखी होगी वो लोग जो है वहां अपना 100% दे पाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। उस समय अगर आप युद्ध की तैयारी करोगे, जब एग्जाम पास में आ जाएगा तब एग्जाम की तैयारी करोगे, तो नहीं, ये आप कहीं ना कहीं जो है अपने आप को जो है उन लोगों से पीछे पाओगे जिन लोगों ने पहले अच्छे से तैयारी करी। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी तैयारी को, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। जैसा आपको सपोर्ट मिला, डेडिकेटेड रूप से पढ़ते रहें, क्योंकि दोस्तों इस महामारी के बाद जैसा कंपटीशन बढ़ने वाला है, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है तैयारी की जरूरत पड़ेगी। और वो तैयारी जब ही हो पाएगी जब आप डेडिकेटेड रूप से जो है कंटिन्यू क्लासों को करोगे। ठीक है? तो ये तो आपके पास जो है 2 पंक्ति हैं कि जो सिरफिरे होते हैं वही इतिहास लिखा करते हैं, जो सिरफिरे होते हैं वही इतिहास लिखा करते हैं, समझदार तो उनके बारे में पढ़ा करते हैं। अगर देखनी है हीरे की चमक, अगर देखनी है चमक हीरे की, तो अंधेरे का इंतजार करो, वरना दिन के उजाले में तो कांच भी चमका करते हैं। दोबारा मैं बता देता हूं आपको
जो सिरफिरे होते हैं वही इतिहास लिखा करते हैं, समझदार तो केवल उनके बारे में पढ़ा करते हैं। अगर देखनी है चमक हीरे की तो अंधेरे का इंतजार करो, वरना दिन के उजाले में तो कांच भी चमका करते हैं। तो दोस्तों, जो व्यक्ति होता है, जो इतिहास लिखता है, तो वो मुश्किल हालात में ही अपने आप को असर्ट करता है। मुश्किल हालात में ही वो अपनी जो है पावर को जानकर, अपनी जो उसके अंदर ईश्वर ने एक अद्भुत शक्ति दी है उसको पहचान कर अपने लक्ष्य के लिए जुट जाता है। और वरना जो है ऐसे जिन्हें कितने लोग तैयारी करते हैं और तैयारी करते रह जाते हैं, लेकिन लक्ष्य को अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको जो है सिरफिरा होना पड़ेगा, आपको अपने लक्ष्य के लिए डेडिकेटेड रूप से लगना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका आज का मोटिवेशन हुआ और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन कराते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यानी देखो, भारत जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले तो मैंने देखो आपको पहले भी को पढ़ाते हुए ये बताया था कि जो क्वेश्चन जैसा होते हैं तो क्वेश्चन में हमें टर्मिनोलॉजी को याद रखना होता है। जो क्वेश्चन में दिया होता है पहला आपको उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, उसके बारे में पता है तो आप जो है बाकी चीज याद रख सकते हो। जैसे नाम है ये तो याद रखना पड़ेगा। तो भारतीय जीवन बीमा निगम का जो प्रबंध निदेशक है वो सिद्धार्थ मोहंती को जो है नियुक्त किया गया है। और जो एलआईसी है, ये जो एलआईसी है ये इसकी स्थापना जो है 1956 में हुई और ये भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है और इसमें जो है ये भारत सरकार की हिस्सेदारी है। का स्वामित्व है। और एक चीज ये है कि एलआईसी एक तो सबसे बड़ी बीमा कंपनी तो है भारत की और भारत सरकार का स्वामित्व भी है इसमें, ठीक है नहीं, लेकिन यह जो है सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। निवेशक कंपनी भी है, मतलब इसने जो है सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है विभिन्न कंपनीज में और शेयर मार्केट में, इनमें सब में। तो हमें एलआईसी के बारे में बात याद रखना था कि एलआईसी की स्थापना करी 1956 में और भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। भारत सरकार का स्वामित्व है इसमें, भारत सरकार की हिस्सेदारी ज्यादा है और सबसे बड़े निवेशक कंपनी भी है, यानी कि शेयर मार्केट में या विभिन्न कंपनियों में जो है इसका काफी निवेश है। आगे बढ़ेंगे। और सिद्धार्थ मोहंती जो है के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है? किस संस्था द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की गई है? तो जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है वो आपके पास जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई है। विश्व आर्थिक मंच को WEF बोलते हैं, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कि विश्व आर्थिक ग्लोबल, पहले तो सीधी सी बात है ये रिपोर्ट है तो आपको याद रखना है कि किसके द्वारा जारी की गई है। तो विश्व आर्थिक यानी WEF के द्वारा जारी की गई है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस रिपोर्ट में क्या है। तो जो ये ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि आने वाले 5 से 10 साल में वर्ल्ड में जो है नहीं, विश्व में अस्थिरता बनी रहेगी। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में ये बताया गया है कि आने वाले 5 से 10 साल में जो है कोविड-19 के बाद अस्थिरता विश्व में बनी रहेगी, ठीक है ना। और
किसने जारी करी है? विश्व आर्थिक मंच ने। तो विश्व आर्थिक मंच क्या है ये आपका? ये जो है स्विट्जरलैंड में एक गैर लाभकारी संस्था है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। बस इतना याद रखना आपको कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई 2021? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। और इसमें क्या बताया गया कि 5 से 10 साल में जो है विश्व में अस्थिरता बनी रहेगी। और ये जो विश्व आर्थिक मंच है ये क्या है? ये गैर लाभकारी संस्था है जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसका काम क्या है? इसका काम है, इसका जो कार्य है वो सार्वजनिक यानी सरकारी एवं निजी क्षेत्र को एक साथ लाना, क्षेत्र को साथ लाने के लिए प्लेटफॉर्म का कार्य करना। बस इसका इतना कार्य है। यानी कि स्विट्जरलैंड में एक गैर लाभकारी संस्था है जिसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसका कार्य क्या है? जो सार्वजनिक क्षेत्र यानी विभिन्न जो गवर्नमेंट है देशों की और जो निजी क्षेत्र है उन्हें ये एक साथ लाने का काम करता है। ठीक है, बस ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसने जारी की? विश्व आर्थिक मंच ने। ये मोस्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने चाइल्ड केयर सब्सिडीज के मुद्दे को लेकर इस्तीफा दिया? तो देखो, चाइल्ड केयर जो सब्सिडीज है इस मुद्दे पर लेकर जो है हाल ही में नीदरलैंड की सरकार ने जो है इस्तीफा दिया। इसमें क्या हुआ? जो चाइल्ड केयर से संबंधित जो पेमेंट थे उसमें करप्शन पाया गया। तो यहाँ की जो सरकार है उसने एक खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए जो है पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है नहीं? तो चाइल्ड केयर जो प्रोग्राम था उसमें जो पेमेंट हुए थे उसमें करप्शन पाया गया था, भ्रष्टाचार पाया गया था। तो उसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए यहाँ की पूरी कैबिनेट ने जो है इस्तीफा दे दिया नीदरलैंड की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल आपको जो है सारे जो वीडियो हैं तीनों पार्ट की जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो गई होगी। बस आपको ये करना है कि अब क्लास तो जैसे चल रही है ठीक है, उसके बाद जो है उन्हें डेली टू रोजाना आधे घंटे सुबह में या जैसे भी आपको अपना टाइम उचित लगे रोजाना आधे से 1 घंटे जो है रिवीजन करते रहना है और कुछ नहीं करना है। ये अगर 1200 क्वेश्चनों को आप अच्छे से रिवीजन कर लोगे तो आप ये विश्वास कीजिए जो कोई भी एग्जाम है उसमें करंट का क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाने का, क्योंकि इन क्वेश्चनों पर काफी अच्छी रिसर्च के साथ जो है इस कंटेंट को उपलब्ध कराया जा रहा है। और हाँ, थोड़ा सा जो है कुछ बच्चों की जो है ये भी डिमांड थी कि जो क्वेश्चन है वो बाइलैंग्वेज होने चाहिए, इंग्लिश में भी होना चाहिए। तो दोस्तों थोड़ा सा इस समय कोविड-19 के टाइम पे जो है थोड़ा सा जो स्टाफ है उसकी कमी चल रही है। जो टाइपिंग वाले सर थे वो उपलब्ध नहीं है, तो इसी वजह से हमें खुद ये नोट्स बना के आपके लिए जो है कंटेंट बनाना पड़ रहा है। तो वो बाइलैंग्वेज का जैसे ही सर उपलब्ध हो जाएंगे या कोई और व्यवस्था होगी तो वैसे ही हम लोग जो है आपको चीजों को बाइलैंग्वेज प्रोवाइड करा देंगे। इतने आप जो है इन्हीं क्वेश्चनों को जो हिंदी में ये लिखे हुए इन्हीं को रिवाइज करें। जो मैं मैक्सिमम चीजों को तो बोल ही देता हूँ इंग्लिश में, ठीक है नहीं? तो थोड़ा सा जो है आप एडजस्ट करने की कोशिश करें और जैसे ही जो है टाइपिंग वाले सर उपलब्ध होंगे या और कोई व्यवस्था होगी तो हम चीजों को बाइलैंग्वेज भी डिस्कस करेंगे। और टेलीग्राम चैनल पर जाइए, पीडीएफ वहाँ आपकी 3 पार्ट की डली हुई है, उन्हें डाउनलोड कीजिए। ठीक है, और डेली टू डेली जो है रिवीजन करते रहना। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है और लगता है कि ये आपकी सक्सेस में एक बात हो सकता है चैनल, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, एक लाइक तो जो है
बनता ही है अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़, देखो क्वेश्चन है वो आपका, हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा किस शहर में 24वें हुनर हाट का आयोजन किया गया। तो देखो कल मैंने आपको बताया था 26वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया था, दिल्ली में, और 24वें हुनर हाट का जो आयोजन किया गया किस शहर में किया गया, तो आपका किया गया लखनऊ में। और थीम क्या थी इसकी, जो थीम थी वोकल फॉर लोकल, ये थीम थी इसकी। ठीक है नी, वोकल फॉर लोकल। और आपके पास 24वां हुनर हाट था, ये 26वां हुनर हाट जो है न्यू दिल्ली में जो है वो हुआ था, और ये आपका लखनऊ में हुआ है। और इसमें किया क्या गया, इसमें जो जैसे अनुसूचित जाति है या आदिवासी हैं उनके जो प्रोडक्ट होते हैं ये उनके लिए एक प्रकार से मार्केट का काम करता है। यहाँ वो अपने प्रोडक्ट लाते हैं, लोग उन्हें देखते हैं, खरीदते हैं, और उनके जो है शिल्प को, वहाँ की कल्चर को, और इसे जो है तो मतलब एक प्रकार से बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो बस आपको ये डिफरेंस याद रखना, 26वां हुनर हाट न्यू दिल्ली में और 24वां हुनर हाट जो है लखनऊ में हुआ। ठीक है, दोनों की थीम लगभग एक सी है और मंत्रालय भी दोनों का सेम ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो अभी जो है ऐसा कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी है जिसने फुटबॉल में जो है सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया विश्व का। तो उन खिलाड़ी का नाम है आपके पास, पहले आप देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दूसरा वेन रूनी, तीसरा लियोन मेसी, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है आपके पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहाँ के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ये जो है पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। और ये जो है यूवेंट्स फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। और जो पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम है कप्तान भी है उसके लिए। ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन दो पर आ सकते हैं, दो प्रकार से आ सकता है क्वेश्चन। एक तो ये आ सकता है कि सर्वाधिक गोल फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले जो खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो किस देश से संबंधित हैं, तो पुर्तगाल से संबंधित हैं। और आपके पास ये ये पुर्तगाल से संबंधित हैं। और एक आपके पास आता है, एक क्वेश्चन ये हो गया इस टाइप से कि मतलब फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से संबंधित है, तो पुर्तगाल से। एक क्वेश्चन ये हो गया जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ये जो फुटबॉल की राष्ट्रीय टीम है उसके कप्तान भी हैं, और एक फुटबॉल क्लब है यूवेंट्स, और जिसके ओर से ये खेलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर आता है विश्व जेंडर गैप रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई। तो देखो विश्व जेंडर गैप रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की। ये आपके पास पहला है विश्व बैंक, दूसरा है विश्व व्यापार संगठन, तीसरा विश्व आर्थिक मंच, और चौथा जर्मन बार। तो ये जारी की जाती है आपके पास विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। तो विश्व जेंडर गैप रिपोर्ट जो है किस संस्था द्वारा जारी की जाती है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। और विश्व आर्थिक मंच के बारे में मैं आपको पीछे जो क्वेश्चन कराया था उसमें बता चुका हूं। और जेंडर गैप का मतलब ये असमानता को प्रदर्शित करती है, ये आपके पास किसे प्रदर्शित करती है, असमानता को। और भारत का जो स्थान है इसमें, भारत का 2020 में जो है 112वां स्थान, और 2019 में कितना था, 108। ये याद आपको रखना है बस।
ठीक है नहीं। 2019 में 108वां था और 2020 में जो है 112वां स्थिति। तो पता होना चाहिए कि विश्व जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। और विश्व आर्थिक मंच मैंने आपको पीछे बताया कि ये स्विट्जरलैंड का जो है एक गैर लाभकारी संस्था है जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लिए प्लेटफॉर्म का कार्य करती है और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हाल ही में किसे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो देखो पहले हमें पता होना चाहिए सोमनाथ मंदिर कहाँ है। सोमनाथ मंदिर ये आपका गुजरात में है। कहाँ है ये? गुजरात में। तो इस मंदिर का जो चेयरमैन नियुक्त किया गया है वो आपके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नियुक्त किया गया है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो इस मंदिर के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। इनसे पहले जो है मोदी से पहले जो मोरारजी देसाई पीएम हुए थे, वो मोदी से पहले वो भी इस मंदिर ट्रस्ट के जो है चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और सबसे पहले किस प्रधानमंत्री को इस मंदिर का जो मंदिर ट्रस्ट है उसका चेयरमैन नियुक्त किया गया था? तो मोरारजी देसाई को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे हाँ दोस्तों देखो, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको जो है लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ये चीजें आपके लिए यूजफुल होने वाली है ये करंट की क्लास, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करते रहें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें पीडीएफ के लिए। और आप फेसबुक पर भी जो है वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और हाँ ये जो करंट के वीडियो चल रहे हैं ये आपको फेसबुक पर नहीं मिलेंगे, ये आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है, यूट्यूब पे आके ही आपको जो है एक्सेस करना है वीडियो को। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज एक मतलब सब्सक्राइब जरूर करें। देखो कोई नहीं जाता है कुछ भी, बस ये है कि आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग भी पूरी दृढ़ता के साथ पूरी शिद्दत के साथ आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। माउंट सेमेरू ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, ये ज्वालामुखी किस देश में? तो माउंट सेमेरू की ज्वालामुखी है, माउंट सेमेरू जो ज्वालामुखी है वो आपका है इंडोनेशिया। ठीक है नहीं, देखो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जिनमें जो है कुछ टाइम बाद जो है वो उद्गार होता रहता है, विस्फोट होते रहते हैं, लावा बाहर आता रहता है, उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी बोला जाता है। तो माउंट सेमेरू जो ज्वालामुखी है वो इंडोनेशिया में। ठीक है नहीं, और इंडोनेशिया में ही दो अन्य ज्वालामुखी हैं, ये याद रखें, एक माउंट मेरापी, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है दोनों, ये कहाँ है? जावा में। और एक है सिनाबंग सिनाबंग ज्वालामुखी। ये भी आपका जो है कहाँ है? ये सुमात्रा में है, और सुमात्रा और जावा दोनों कहाँ है? इंडोनेशिया। तो आपके पास अगर पूछता है कि माउंट सेमेरू ज्वालामुखी का उद्गार हुआ हाल ही में वो किस देश में, तो इंडोनेशिया में। माउंट मेरापी ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहा ये भी इंडोनेशिया में। और सिनाबंग ज्वालामुखी जो है वो भी इंडोनेशिया में आपके पास, वो भी सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, तो तीनों ज्वालामुखी के नाम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपका हाल ही में किस राज्य में देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया गया? तो देखो किस राज्य में देश का पहला, ये देखो तीन कीवर्ड हैं,
जो क्वेश्चन हमें याद रखने हैं, किस राज्य में देश का पहला और ये श्रमिक आंदोलन, ठीक है ना, संग्रहालय कहाँ खोला गया, ये कहाँ मतलब इसकी स्थापना की गई है या स्थापित किया गया है, यहाँ आपका स्थापित किया गया है केरल में। तो केरल में जो है लेफ्ट पार्टी की सरकार है, वामपंथी की सरकार है, और वामपंथी जो लेफ्ट पार्टीज हैं वो किसान मजदूरों की एकता की बात करते हैं। तो इसलिए जो है ये जो संग्रहालय है, जो श्रमिक, देखो नाम से पता लगा श्रमिक आंदोलन संग्रहालय, तो ये जो संग्रहालय है ये जो लेबर मूवमेंट है, ये जो लेबर मूवमेंट है, लेबर मूवमेंट के इतिहास को याद रखने के लिए, मतलब इसके इतिहास को याद रखने के लिए जो है ये देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोला गया है। इस राज्य में खोला गया है, केरल में। ये आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में इसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। तो पहले हमें पता होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद क्या होती है। तो ये यूनाइटेड नेशन का जो है एक निकाय है। क्या है आपके पास संयुक्त राष्ट्र, ये UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ये संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन यानी UN का एक निकाय है जो मानवाधिकारों के लिए की रक्षा के लिए काम करता है एवं उन्हें बढ़ावा देता है। यानी कि मानवाधिकारों को बढ़ावा देता है और उनकी रक्षा के लिए काम करता है। ये जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, UN का जो है एक निकाय है, और अभी हाल ही में जो है इसका जो अध्यक्ष चुना गया है वो नाजत समीम खान को चुना गया। ये नाजत समीम खान जो है ये जो एक फिजी देश है, फिजी देश के जो है UN ने अम्बेडकर थे फिजी के, नाजत समीम खान UN में, तो उन्हें जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का जो है अध्यक्ष चुना गया है। और देखो इसमें 4 नाम दिए हुए हैं। पहला नाम है क्रिस्टालिना जारवीवा, ये जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की अध्यक्ष हैं। और आपके पास डेविस मालपास जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। और आपके पास एंगोजी ओंकोजो एवेला जो है ये विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र का जो मानवाधिकार परिषद है उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? नाजत समीम खान को, कहा के ही फिजी के। और क्रिस्टलिना जारवीवा जो है वो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जिसे बोलते हैं उसके अध्यक्ष हैं। डेविस मालपास जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। और एंगोजी ओंकोजो जो इवेला विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है चारों नाम, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आने का पूरा चांसेस है इनमें से एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
2021 में 47वां G7 का सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो जी सम्मेलन, पहले तो आपको G7 पता होना चाहिए। G7 क्या होता है? ये एक जो है 7 देशों का एक आर्थिक समूह था। आर्थिक समूह था, लेकिन अब जो है ये केवल विश्व की जो है ये अर्थव्यवस्था के बारे में चिंतन करता था, लेकिन अब इसने और मुद्दों को भी देखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो G7 क्या है? 7 देशों, 7 जो है ये भी डेवलप कंट्री हैं। ये 7 जो है ये विकसित देश है। इनका ये आर्थिक समूह था और ये देश की मतलब जो विश्व की अर्थव्यवस्था के बारे में चिंतन करता था। अब इसके सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, तो इसका जो 47वां सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया है? वो आयोजित किया गया आपका ब्रिटेन में। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया? ब्रिटेन में। अगर क्वेश्चन की फॉर्म ये भी हो सकती है कि हाल ही में ब्रिटेन में G7 का कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो 47वां। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से देश हैं G7 में? तो G7 में आपके पास फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस है, और आपका अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है, जर्मनी भी है। 4 तो यही हो गए, 7 हैं। एक कनाडा है आपका, एक आपका जापान है, एक आपका इटली। ये आपको याद रखने हैं कि फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली, अमेरिका, जर्मनी, ये 7 देश जो हैं वो G7 का सदस्य हैं। पहले रसिया को भी इन्होंने शामिल कर लिया था, लेकिन बाद में रसिया को इन्होंने बाहर कर दिया, क्योंकि उसने जो है यूक्रेन पे जो है आक्रमण किया था। मतलब जो उसका एक प्रायद्वीप था उसे रसिया ने हड़प लिया था, तो उसके बाद जो है उसे रसिया को हटा दिया गया है इस समूह से। ठीक है, आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य में वन स्कूल वन IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? देखो नाम से पता चला वन स्कूल वन IAS, यानी कि हर स्कूल से एक IAS निकलना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जो है कोचिंग प्रोग्राम हो सकता है। ठीक है, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने करी है? इस कार्यक्रम की शुरुआत करी है तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो केरल के द्वारा की गई। इसमें क्या हुआ? इस वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम को जो है केरल के राज्यपाल ने शुरू किया है, और इसमें क्या होगा? प्रतियोगी परीक्षाओं गलत है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। वो भी निःशुल्क परीक्षाओं की तैयारी, वो मतलब निःशुल्क, बिल्कुल मुफ्त में, निःशुल्क कराई जाएगी, यानी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए। ठीक है, तो आगे अगर पूछा जाए आपसे कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने वन स्कूल वन IAS कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो केरल है। क्या है ये कार्यक्रम? इसमें जो है कंपटीशन जैसे IAS, PCS या और कंपटीशन है, उनकी निःशुल्क तैयारी की जाएगी। ठीक है ना, वन स्कूल वन IAS है तो प्रेफरेंस किसे दी जाएगी? UPSC को दी जाएगी, IAS को दी जाएगी, और उन परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, जो बेचारे कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को जो है
ये निःशुल्क जो है परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना आप। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर आने की घोषणा की है? तो पहले हमें बताना चाहिए कि ओपन स्काई ट्रीटी क्या है, और फिर देश के बारे में पता चल जाएगा। तो ओपन स्काई ट्रीटी जो है ये 34 देशों के मध्य है। इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी देश जो है तो ही विमान वो होता है जिसमें हथियार कुछ नहीं होते हैं, बिल्कुल सिंपल विमान होता है। तो ही विमान से जो है किसी भी दूसरे देश का निरीक्षण कर सकता है। मतलब इसमें किसी भी दूसरे देश का निरीक्षण किया जाएगा कि वो कहीं जो है हमारे खिलाफ कोई युद्ध की तैयारी तो नहीं कर रहा, उसके सैन्य ठिकानों के बारे में भी नजर रखी जा सकती है। यानी कि ये कोई भी विमान है, मतलब कोई भी देश जो है विमान लेकर जाएगा, उस देश में घुसने से पहले उस देश से परमिशन लेगा और पहले नहीं बताएगा, बिना कोई किसी प्लान के, और जाकर घूम कर आ जाएगा, देख ही आएगा ऊपर से जो है सैन्य ठिकानों के बारे में या कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं है जो उसके लिए खतरा है, ठीक है। तो ऐसी जो ट्रीटी थी ओपन स्काई ट्रीटी थी और 34 देशों के मध्य थी। अब इससे जो है किसने बाहर निकलने का निर्णय लिया है? इससे आपके पास जो है रूस ने बाहर निकलने का निर्णय लिया है। तो आपको पता चला कि ओपन स्काई ट्रीटी क्या होती है। देखो, अगर आप लोगों को क्वेश्चन पता है, क्वेश्चन के आंसर पता है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जो है आंसर जरूर दे दिया करें, ठीक है नहीं। अगर आपको पता है, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी कराता हूँ या समझाता हूँ तो मेरा भी उतना ध्यान नहीं जा पाता, लेकिन मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया करें। कोई बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस होगी अगर आपको पता है तो, और नहीं पता है तो आप अपना अच्छे से समझो और जो है टेलीग्राम चैनल पर जाकर PDF वहां से आपको मिल जाएगी, ठीक है नहीं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है और आप नए व्यूअर्स हो, अभी देखना, मतलब पहला वीडियो देख रहे हो, तो कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक और शेयर कर दें, ठीक है नहीं, और सर सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे आपके जो दोस्त हैं या और रिलेटिव हैं उन्हें भी फायदा हो, ठीक है। तो ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर आने की घोषणा जो है वो रसिया ने की है, रूस ने। और ओपन स्काई ट्रीटी जो है वो 34 देशों के मध्य है। इसमें क्या होगा, तो ही विमान से कोई भी देश किसी भी देश में जाकर जो है उस देश का निरीक्षण कर सकता है कि वो देश जो है उसके खिलाफ कोई सैन्य गतिविधि तो नहीं कर रहा है, ठीक है नहीं। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुच्छी मशरूम के लिए जीआई टैग का प्रस्ताव रखा गया है। मशरूम किस क्षेत्र में पैदा की जाती है या किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो देखो, गुच्छी मशरूम का एक प्रकार है, उसे जीआई टैग क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में कोई अगर वस्तु है तो उस वस्तु को, यानी उस क्षेत्र की वो विशेषता है, यानी कि एक स्पेसिफिक क्षेत्र में वो पैदा होती है, तो उसे जो है जीआई टैग दे दिया जाता है, जिससे उस जो वस्तु का जो है कोई दूसरा व्यक्ति अपने यहाँ जो है नाम ना कर सके। मतलब जैसे बंगाली रसगुल्ला है तो बंगाल का फेमस है, अब कोई भी तमिलनाडु में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वो ये नहीं कह सकता बंगाली रसगुल्ले को ये कि हमारे यहाँ का रसगुल्ला है, क्योंकि उसे जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है नहीं। ऐसी गुच्छी मशरूम को अगर जीआई टैग का प्रस्ताव रखा गया है और इसे जो है जीआई टैग मिल जाता है। जीआई टैग होता है जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर होता है ये, यानी किसी क्षेत्र विशेष में कोई अगर वस्तु है तो उसे दिया जाता है कि वो उस क्षेत्र विशेष में होती है, ठीक है। तो गुच्छी मशरूम को अगर जीआई टैग मिल जाता है तो कोई भी गुच्छी मशरूम को अगर बेचे कहीं भी देश के अंदर, तो ये नहीं कहेगा हमारा अपना स्पेशल है ये, क्योंकि सबको पता है कि जीआई टैग मिला हुआ। और ये कहाँ से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है आपके पास जम्मू कश्मीर से, यानी कि इसकी जो पैदावार है वो जम्मू कश्मीर में जो है क्षेत्र विशेष में होती है, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, गुच्छी मशरूम के लिए जीआई टैग किसे दिया है, जम्मू कश्मीर को दिया है। आगे क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुलावेसी द्वीप पर विश्व की सबसे पुरानी गुफा
गुफा पेंटिंग का पता लगाया गया। तो यह द्वीप किस देश में? तो देखो जो सुलावेसी द्वीप है वहां विश्व की सबसे मतलब पुरानी पेंटिंग का पता लगाया गया। तो ये द्वीप किस देश में है? तो ये द्वीप आपके पास मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर। तो बताओ कहाँ पे है ये आपके पास? ये द्वीप आपका है इंडोनेशिया में, ठीक है। और इस द्वीप में जो पेंटिंग है ये गुफा, गुफा का पेंटिंग का मतलब गुफा में जो है पेंटिंग की गई है। और इस किसकी पेंटिंग की गई है? और स्थानीय प्रजाति सुअर, यानी कि वहां की जो स्थानीय प्रजाति थी सुअर, उसकी पेंटिंग मतलब उसके चित्र दर्शाए गए हैं इस गुफा में। और ये जो चित्र हैं ऐसा कहा जा रहा है कि 45 मतलब 4500 साल पुराने हैं। यानी काफी पुराने चित्र हैं ये। तो बस आपको इतना याद रखना है कि सुलावेसी द्वीप जो है जहां पर विश्व की सबसे पुरानी चित्र का मतलब गुफा पेंटिंग पाई गई है वो किस देश में है? इंडोनेशिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कोलैब कैड, कोलैब कैड जो है ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है। ये शुभारंभ किया गया, शुरू किया है। तो किस संस्था ने इसे शुरू किया है? कोल लैब कैड सॉफ्टवेयर। पहले तो आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए कि किस संस्था ने शुरू किया गया है, किस संस्था द्वारा। तो देखो कोलैब कैड जो ये सॉफ्टवेयर है, ये जो है सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा? ये सॉफ्टवेयर जो जैसे आप डिजाइनिंग कर रहे हो यानी डिजाइनिंग में हेल्प करेगा। ये जो है डिजाइनिंग में, कंप्यूटर पे जो डिजाइनिंग की जाती है डिजाइनिंग में हेल्प करेगा। और जो इंजीनियरिंग का कोर्स होता है एक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ठीक है नी, उसमें भी ये हेल्प करेगा, ठीक है। और किस संस्था द्वारा ये जारी किया गया है, विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है माइक्रोसॉफ्ट, इंफोसिस और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और रिलायंस जियो। तो ये आपके पास राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा ये विकसित किया गया है। किसकी हेल्प से किया गया है? तो इसमें हेल्प जो ली गई है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, और आपके पास दूसरा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। इन दोनों की हेल्प ली गई है, मतलब राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र दोनों की हेल्प ली गई है। और तब इस जो है सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। सॉफ्टवेयर किस काम आने वाला है? नाम याद रख लेना, कोलैब कैड। किस काम आएगा? डिजाइनिंग में हेल्प करेगा और डिजाइनिंग को संशोधित करने में भी काम आएगा। और जो एक इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, उसमें भी ये हेल्प करेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखो अगर आपको मैं वैसे मेरी कोशिश रहती है कि ज्यादातर चीजों को मैं यही समझा दूं, लेकिन अगर आपको कोई भी जो है घबराने की जरूरत नहीं है, आप बस यहाँ पर अच्छे से समझ लो। कोई भी चीज अगर आपकी नोट नहीं हो पाती है या चीजें आपको लग रहा है कि मैंने जैसे लिखा तो कुछ चीजों को मैं बोल देता हूँ वो नोट आपकी नहीं हो पाती हैं, तो आप बिल्कुल भी ना घबराइए। टेलीग्राम चैनल पर जाओगे, पीडीएफ जो आपको उपलब्ध होगी उसमें विद एक्सप्लेनेशन, ये जो क्वेश्चन है उसके नीचे आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। बस आप उसे अच्छे से रिवाइज यहाँ समझिए अच्छे से, और वहां पर आप अच्छे से फिर उसका रिवीजन करते रहिए, ठीक है। इस टाइप से आपकी जो रोजाना आधा घंटा 1 घंटा अपनी मर्जी से, ये टाइम टू टाइम रोजाना का ये सिस्टम बना के चलो, इन क्वेश्चनों को रिवाइज करना बार बार, जितनी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। और ये मान के चलो आप कि आपकी तैयारी जो है बहुत ही जो है अच्छे लेवल की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और
आप इतना भी ध्यान रखना, कभी हिम्मत नहीं हारना बिल्कुल भी। कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार जैसे एग्जाम है 2 महीने के लिए पोस्टपोन हो गए हैं, तो आप ये मत सोचना कि अब बात को पढ़ लेंगे। मैंने पहले ही बताया युद्ध की तैयारी पहले होती है। और एक और चीज है कि कुछ लोग जो है, जैसे इस समय कोविड-19 का एरा चल रहा है, तो हो सकता है कि किसी व्यक्ति के घर में पेशेंट हो, या ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति के घर में कोई जो है ऐसी ट्रेजेडी हुई हो जो मेंटल रूप से बहुत ज्यादा निगेटिव हो गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे इस वीडियो को जो है कोई पेशेंट ही सुन रहा हो जो आइसोलेशन में हो। ठीक है, तो मेरा दोस्तों बस आपसे बस यही कहना है, 2 लाइनें मैं आपको बताता हूँ जो आपका मोटिवेट आपको रखेगी, और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि मुश्किल कुछ भी नहीं, इस दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं, पर लोग अपने इरादे छोड़ देते हैं। अगर सच्ची लगन हो अपने लक्ष्य के लिए तो सितारे भी जगह छोड़ देते हैं। मतलब दोबारा मैं बताता हूं कि इस दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे छोड़ देते हैं, लेकिन अगर सच्ची लगन हो अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ने की तो सितारे भी जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपको बस सच्ची लगन होनी चाहिए अपने लक्ष्य के लिए। आपको सच्चा जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए आपके मन में कि आप कैसे जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। ये मान के चलो जो दोस्तों कि आने वाला टाइम जो है टफ कंपटीशन होने वाला है, और इसमें वही व्यक्ति जिंदा रहेगा, या इसमें मतलब जिंदे का मतलब एग्जाम के रूप से वही व्यक्ति सक्सेस लेगा जिसकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। तो आपको ये तय करना है कि आप अपने आप को किस लोगों में खड़ा करना चाहते हो, भीड़ में खड़ा करना चाहते हो या भीड़ से अलग खड़ा करना चाहते हो। अगर भीड़ से अलग खड़ा करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ें और अच्छे से अच्छे जो है अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी रखें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। ठीक है नहीं, आगे क्वेश्चन है आपके पास। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सदर जापारोवा किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो अभी जो सदर जापारोवा जो है जापारोवा, ये आपके पास किर्गिस्तान के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। तो सीधा नाम याद रखना है देश का कि सदर जापारोवा किस देश के राष्ट्रपति हैं? किर्गिस्तान के। अगला क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में दक्षिण भारत के प्रसिद्ध संत, यानी कि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध संत तिरुवल्लुवर की जयंती मनाई गई। तो ये किस साहित्य के नीति आधारित ग्रंथ की रचना के लिए जाने जाते हैं? यानी इन्होंने किस साहित्य पर जो है साहित्य पर आधारित ग्रंथ लिखा? तो देखो दक्षिण भारत के जो संत हैं, संत तिरुवल्लुवर, ये आपके पास जो है इनके जो जितनी भी रचनाएं हैं वो तमिल साहित्य पर आधारित है। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है आपके पास तिरुकुरल, जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है जो तमिल साहित्य पर आधारित। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में जो है दक्षिण भारत के जो एक संत हैं तिरुवल्लुवर, उनकी जयंती मनाई गई, तो वो किस साहित्य से संबंधित है? तो तमिल साहित्य से। और तिरुकुरल मतलब ये रचना भी आ सकती है कि तिरुकुरल जो है किस महान संत की रचना है दक्षिण भारत के? तो तिरुवल्लुवर। ठीक है नहीं, और तमिल साहित्य से संबंधित है, तमिल साहित्य पर आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन 2 शहरों के बीच जो है पहली बार एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? तो देखो किन 2 शहरों के बीच पहली बार एयर टैक्सी जो सेवा शुरू की गई है वो आपके पास हिसार और चंडीगढ़ के बीच की गई है। हिसार आपका हरियाणा में पड़ता है, चंडीगढ़ जो है हरियाणा की राजधानी है, पंजाब की भी कॉमन राजधानी है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए एयर टैक्सी सेवा जो है किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई है, शहरों के बीच, तो हिसार और चंडीगढ़। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने T20 में क्रिकेट का सबसे तेज शतक बनाया? तो देखो अभी आपके पास मिताली राज, सोफी डिवाइन, हरमनप्रीत कौर और इनमें से कोई नहीं। तो ये सोफी डिवाइन जो क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर, ये कहां से बिलोंग करती है? ये न्यूजीलैंड की है। ये न्यूजीलैंड की जो है क्रिकेटर है।
और इन्होंने जैसे हमारे आईपीएल होता है ऐसी वहां जो है घरेलू लीग होती है, घरेलू यानी कि घरेलू लीग में जो है इन्होंने सबसे तेज जो है T20 शतक बनाया है। और पुरुषों में सबसे तेज शतक बनाने वाला व्यक्ति कौन है T20 में? आईपीएल में बनाया था 30 गेंदों में, पुरुषों में वो है क्रिस गेल। अगर पूछा जाए कि T20 क्रिकेट में जो है पुरुषों में सबसे तेज शतक बनाने वाले व्यक्ति कौन है, वो आपके क्रिस गेल। कितनी गेंदों पे बनाया उन्होंने? 30 गेंदों में, ठीक है नहीं। और न्यूजीलैंड की जो महिलाएं क्रिकेटर जिन्होंने T20 में सबसे तेज शतक बनाया है वो है सोफी डिवाइन, ठीक है नहीं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास, हाल ही में भारत के किस नगर निगम ने थैला बैंक का शुभारंभ किया? तो ये आपके पास लखनऊ नगर निगम ने थैला बैंक का शुभारंभ किया है। क्या मोटिव है इसका, मतलब उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है वो है सिंगल यूज प्लास्टिक को मतलब एक प्रकार से खत्म करना, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करना, इसका ये मोटिव है। प्लास्टिक के प्रयोग को कभी कभी मार्कर का वो होता के प्रयोग को खत्म करना, इसका ये मोटिव है। और एक बात और याद रखनी है कि जो केंद्र सरकार है, यानी केंद्र सरकार ने जो है केंद्र सरकार द्वारा जो सिंगल यूज प्लास्टिक है दो 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक से करो इसे 2022 तक भारत को मुक्त करने का लक्ष्य है। यानी कि आपके पास ये जो नगर निगम है जिसने थैला बैंक चलाया वो कौन सा? लखनऊ। उद्देश्य क्या है? सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को या प्रयोग को खत्म करना। और केंद्र सरकार ने जो है 2022 तक जो है भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से जो है मुक्त करने का लक्ष्य बनाया है, ठीक है। ये याद रखना 2022 तक। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास, पोंगल भारत के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण पर्व है? तो पोंगल जो है वो आपके पास उत्तरी भारत का है, दक्षिणी भारत का है, या उत्तर पूर्व भारत का, या पश्चिमी? तो पोंगल आपका दक्षिण भारत का प्रमुख पर्व है। और ये जो है खेती के कृषि के संदर्भ में मनाया जाता है, यानी खेती आने पे जब फसल आती है उस समय मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है वो भोगी पोंगल से होती है। पोंगल से होती है, ठीक है नहीं। और आपके पास ये एक मतलब प्रकृति को पूजा की जाती है इसमें एक प्रकार से। जैसे फसल आती है तो फसल अच्छी आती है तो उसके लिए मतलब समृद्धि का प्रतीक है एक प्रकार से। तो अगर पूछा जाए कि पोंगल भारत के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण पर्व है तो दक्षिण भारत के। आगे क्वेश्चन आपके पास, बैंक का घोषणा का संबंध किस संगठन से है? तो जो बैंकों घोषणा है ये आपके पास, ये कहाँ है? बैंकॉक थाईलैंड में। और थाईलैंड में विश्व बैंक का, सार्क का, इनसे मतलब है नहीं, नाटो से थाईलैंड का। तो ये आपके पास इसका आंसर है बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय जो है
जिसकी स्थापना 1997 में, जून 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है नी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका ढाका में है। और कौन कौन से देश हैं इसमें बिम्स्टेक में, ये याद रखने वाले हैं आपको, देश के नाम याद रखने पड़ेगा। तो पहला आपके पास भारत, दूसरा आपके पास नेपाल, और तीसरा आपके पास भूटान, चौथा आपके पास थाईलैंड, पांचवा आपके पास बांग्लादेश, और छठा आपके पास श्रीलंका, और सातवां आपके पास मालदीव। ये बिम्स्टेक के जो है सदस्य हैं कि पहला भारत है, दूसरा नेपाल है, तीसरा भूटान है, चौथा थाईलैंड है, पांचवा बांग्लादेश है, और श्रीलंका और मालदीव। तो अगर पूछा जाए कि बैंकॉक घोषणा किससे संबंधित है, तो बिम्स्टेक से। और बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। कब स्थापना हुई? जून 1997 में। क्या है? क्षेत्रीय संगठन है। कौन कौन से देश हैं? भारत, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। तो ये भी याद रखने देशों के नाम, ठीक है। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन आपके पास, हाल ही में मकर विलक्कू उत्सव, हाल ही में मकर विलक्कू उत्सव की शुरुआत किस मंदिर में की गई? सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सबरीमाला मंदिर, कैलाश मंदिर। तो इसकी जो उत्सव की शुरुआत है वो आपके पास की गई है सबरीमाला मंदिर में, केरल में। देखो, अगर आप थोड़े से करंट से अपडेट रहते हो तो पीछे काफी सबरीमाला मंदिर का बहुत ज्यादा जो है चर्चा में आया था, क्योंकि वहाँ शनिदेव, मतलब भगवान अयप्पा जो शनिदेव का प्रतीक है, तो उनकी पूजा वहाँ की जाती है। और वहाँ महिलाओं को जो है जाने की इजाजत नहीं थी, तो काफी चर्चा में रहता है उस समय ये। तो ये जो मकर विलक्कू जो उत्सव है वो सबरीमाला मंदिर में बनाया जाता है। और ये कहाँ है? केरल में। केरल में भी कहाँ है? जो तिरुवनंतपुरम राजधानी है केरल की, यानी कि तिरुवनंत जो राजधानी है केरल की, उससे ये लगभग 160 से 70 किलोमीटर आगे है, दूर है। 160 से 70 मीटर, 160 से 170 किलोमीटर आगे, ठीक है नहीं। और कौन से क्षेत्र में है ये जो है एक केरल में जो है उद्यान है, मतलब पेरियार जो है नेशनल पार्क है, उस क्षेत्र में पड़ता है। पेरियार नेशनल पार्क के क्षेत्र में, के क्षेत्र में ये पड़ता है, ठीक है नहीं। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको केवल ये याद रखना है कि हाल ही में मकर विलक्कू उत्सव की शुरुआत किस मंदिर में हुई? सबरीमाला। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में है। और किस क्षेत्र में है? तो पेरियार नेशनल पार्क के जो है क्षेत्र में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति को हटाने के लिए, हाल ही में राष्ट्रपति को हटाने के लिए 25वां संविधान संशोधन चर्चा में रहा। तो ये जो है संविधान संशोधन किस देश से संबंधित है? अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो तो कैपिटल बिल्डिंग हिंसा के बारे में अगर थोड़ा सा आपको पता हो तो कैपिटल बिल्डिंग जो है अमेरिका में, वहां हिंसा हुई थी। जो ट्रम्प के समर्थक थे वो वहां की संसद में चले गए थे। तो उसके बाद जो है ट्रम्प को हटाने के लिए जो है एक महाभियोग जो है वो लाने का प्रस्ताव था, ठीक है नहीं। तो वो किस संविधान संशोधन द्वारा लाने का प्रस्ताव था? 25वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये जो संविधान संशोधन है ये देश से संबंधित है आपके पास अमेरिका से, ठीक है नहीं। तो अगर पूछा जाए कि 25वां संविधान संशोधन चर्चा में रहा हाल ही में, ये देश से संबंधित है, तो ये अमेरिका से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को लगभग ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। जिन लोगों को पता हो तो कमेंट कर दिया करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है नहीं। और सेना दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है?
और कौन सा मनाया गया इस बार जो है 72वां सेना दिवस मनाया गया। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि 72वां सेना दिवस जो है कब मनाया जाता है। ठीक है, 15 जनवरी को, या ये कह देगा कि हाल ही में जो है 15 जनवरी को जो है सेना दिवस मनाया गया, ये कौन सा था, तो 72। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है भारत के, इस दिन का मतलब है 15 जनवरी 1949 को भारत के कमांडर इन चीफ, जो सेना के उस समय सबसे प्रमुख अधिकारी थे, कमांडर इन चीफ जनरल करीप्पा, ऐसी कुछ नाम होगा, जनरल करीप्पा है नाम कुछ, थोड़ा सा जनरल करीप्पा, इन्होंने जो है कार्यभार संभाला था। ठीक है, तो जो भारत के उस समय जो है सबसे बड़े सेना के अधिकारी थे जनरल करियप्पा, ऐसी कुछ नाम है, थोड़ा सा नाम में मिस्टेक हो रही है, एक बार चेक कर लेना, शायद ये ना हो के ये लिखे जनरल करियप्पा। ठीक है नहीं, इन्होंने जो है कार्यभार संभाला। तो अगर पूछा जाए आपसे सेना दिवस कब मनाया गया जाता है, 15 जनवरी को। इस बार कौन सा मनाया गया है, 72वां। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है 15 जनवरी 1949 को भारत के जो कमांडर इन चीफ थे जनरल करियप्पा, तो उन्होंने जो है कार्यभार संभाला था, मतलब सेना उनके कंट्रोल में आ गई थी सीधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, अबू धाबी टेनिस टूर्नामेंट 2021 किसने जीता? तो ये अबू धाबी कहाँ पे है, ये आपके पास यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में, यानी संयुक्त अरब अमीरात में। तो ये आपके पास यूएई है, उसमें ये अबू धाबी जो है टेनिस टूर्नामेंट हुआ, किसके द्वारा जीता गया? मारिया शारापोवा, विक्टोरिया अरारेंका या आरेना सवालेंका, और इनमें से कोई नहीं। तो ये जीता गया आपके पास आरेना सवालेंका। और ये कहाँ की खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी? ये बेलारूस की जो है टेनिस खिलाड़ी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अबू धाबी टेनिस टूर्नामेंट 2021 किसके द्वारा जीता गया, तो ये आपके पास आरेना सवालेंका के द्वारा जीता गया, और एक विदेशी खिलाड़ी है बेलारूस की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश में साक्वेन पर्व मनाया जाता है? तो ये साक्वेन पर्व जो है भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में मनाया जाता है। इसमें जो है, इस पर्व में क्या होता है, अलग अलग जो है नृत्य और संगीत के प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखना, साक्वेन पर्व किस देश में मनाया जाता है? बांग्लादेश में। और क्या होता है कि नृत्य और गायन के अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों की छत पर जो है सोलर संयंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया? यानी स्कूलों की छत पर, आप जानते हो कि हर स्कूल में प्राइवेट स्कूल होते हैं, तो उनकी छतों पर सोलर संयंत्र जो है लगाने का निर्णय लिया गया है। ये किस राज्य की सरकार ने लिया गया है? ये लिया गया आपके पास उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड। कहाँ की सरकार ने बताओ, जिसे पता हो कमेंट करते रहे। ठीक है, तो ये लिया गया आपके पास मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? वो ऐसे इस वजह से कर रहे हैं कि जब स्कूल में उनकी छतों पर सोलर संयंत्र लग जाएंगे, यानी गांवों को जो है ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्यों कर रहे हैं, गांवों को
ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए। बनाने के, तो अगर पूछा जाए आपके पास किस स्टेट ने जो है आपके पास सोलर संयंत्र जो है स्कूलों की छत पर लगाने का निर्णय लिया है, मध्य प्रदेश के द्वारा। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि जब सोलर संयंत्र जो है स्कूलों की छत पर लगेगा तो गांव जो है आत्मनिर्भर बनेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री, देखो आप बस डेडिकेशन मतलब डेडिकेटेड रूप से पढ़ते रहो, मैं थोड़ा जल्दी से भी करता हूँ थोड़ा सा, कि अब मैं काफी क्वेश्चन डिस्कस करने, पर कोशिश मेरी ये रहती है आपको अच्छे से समझा दूं, और आपका जैसा सपोर्ट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उससे ये भी जाता है कि कहीं ना कहीं चीजें आपके समझ में आ रही है और आपके जो है चैनल आपके जो है लक्ष्य में जो है आपकी भूमिका निभा रहा है। और बस आप कमेंट करते हैं जब आपको क्वेश्चन पता हो, और टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ होगी, सारा एक्सप्लेनेशन वहां पर होगा, बस उसे डाउनलोड करके और अब बार बार रिवाइज करते रहें। और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है करंट को अच्छा करने के लिए, रिविजन रिविजन रिविजन, ठीक है। जैसे जैसे वीडियो होते हैं वैसे आप रिवाइज करते रहे। क्वेश्चन अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को कनाडा साहित्य गौरव नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? तो ये जो केंद्रीय मंत्री हैं इनका नाम है रविशंकर प्रसाद, अमित शाह, राजनाथ सिंह या रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रमेश पोखरियाल निशंक को जो है, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन्हें जो है कनाडा का जो है साहित्य गौरव सम्मान दिया गया। क्यों दिया गया? ये उत्कृष्ट लेखन के लिए। उत्कृष्ट जो है लेखन के लिए दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है? ये आपके पास दिया गया है हिंदी राइटर्स कनाडा के द्वारा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कनाडा का साहित्य गौरव सम्मान किस मंत्री को दिया गया है? रमेश पोखरियाल निशंक को। आगे क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिग्गज फुटबॉलर जो वेन रूनी है, इसने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा करी है, और ये किस देश के हैं? किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं? तो देखो वेन रूनी जो है, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा करी है, ये आपके पास जो है इंग्लैंड के प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं। और इंग्लैंड की ओर से जो है ये वेन रूनी सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर हैं। और ये जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड एक मतलब फुटबॉल क्लब है, उसकी ओर से भी खेलते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाल ही में इंग्लैंड के किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने जो है संन्यास की घोषणा करी है, तो वेन रूनी का क्वेश्चन इस फॉर्म में कि हाल ही में किस मतलब वेन रूनी जो दिग्गज फुटबॉलर रहे हैं, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है, तो किस देश से संबंधित है? तो इंग्लैंड से। और इंग्लैंड की ओर से इन्होंने सबसे ज्यादा गोल करे हैं, और ये मैनचेस्टर यूनाइटेड एक फुटबॉल का क्लब है, उसकी ओर से खेलते भी है, खेलते थे, अब नहीं खेलते, ठीक है नहीं, अब तो संन्यास ले ले। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सड़क सुरक्षा माह का हाल ही में कब शुरू किया गया? देखो सड़क सुरक्षा माह जो हम शुरू करें तो जागरूकता पैदा करने के लिए, सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता के लिए कि घटनाएं और दुर्घटनाएं कम से कम हो, ठीक है। तो ये जो माह है ये कब से शुरू किया गया आपका? ये किया गया आपके पास 18 जनवरी से 17 फरवरी तक, ठीक है। बस ये याद रखना डेट कि 18 से जनवरी से 17 फरवरी तक भारत में सड़क सुरक्षा माह शुरू किया गया है। क्यों किया गया है? सड़क सुरक्षा के प्रति जो लोगों में जागरूकता पैदा करने। आगे बढ़ेंगे।
हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने थाईलैंड बैडमिंटन ओपन 2021 का खिताब जीता? देखो थाईलैंड ओपन बैडमिंटन जो 2021 ओपन मतलब थाईलैंड बैडमिंटन ओपन जो है इसका खिताब अभी हाल ही में जीता है कैरोलिना मारिन द्वारा। ये कहाँ की खिलाड़ी है आपके पास? ये स्पेन की खिलाड़ी है, स्पेन की खिलाड़ी। बस इतना याद रखना कि थाईलैंड ओपन किसने जीता? कैरोलिना मारिन ने, स्पेन की खिलाड़ी। आगे क्वेश्चन आपका, हाल ही में चर्चा में रही बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी के पर है? तो ये जो परियोजना है आपके पास, ये है आपके पास, देखो चिनाब नदी, गोदावरी, महानदी, इंद्रावती। तो ये परियोजना आपकी इंद्रावती नदी पर है। और कहाँ शुरू की है ये? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, नाम बहुत सुना होगा, ये नक्सलियों के मतलब काफी है यहाँ पे। दंतेवाड़ा अभी अभी हुई थी एक घटना यहाँ पे जिले में। तो ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में जो है बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना शुरू की गई है। किस नदी पे? इंद्रावती नदी पे। और इंद्रावती नदी का उद्गम कहाँ है? कहां से निकलती है ये? कालाहांडी से। ये कहां पे? कालाहांडी, ओडिशा में। और ये सहायक नदी किसकी है? ये जो है गोदावरी की सहायक नदी है। पर इतना याद रखें कि इंद्रावती नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है। कहां से निकलती है? ओडिशा के कालाहांडी जिले से। और इस पर एक योग परियोजना बनाई जा रही है, बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना। वो किस जिले में है? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये जो पुरस्कार है आपके पास, ये रवि गायकवाड़ को दिया गया है। नरेंद्र मोदी है, अभी डोनाल्ड ट्रंप है, कमला हैरिस, तो ये रवि गायकवाड़ को दिया गया। किस संदर्भ में दिया जाता है ये मानवता की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करने के लिए, यानी जीवन और मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन लगा देंगे, जीवन को समर्पित करने के लिए, यानी जीवन भर जो है मानवता की सेवा करने के लिए नेल्सन मंडेला जो है विश्व मानवतावादी पुरस्कार दिया गया। किसे? रवि गायकवाड़। आगे क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका सप्ताह कब मनाया गया? देखो राष्ट्रीय बालिका सप्ताह जो है वो आपका मनाया गया है 21 जनवरी से 26 जनवरी के बीच। क्यों? कॉमन सेंस लगा सकते हैं, क्योंकि 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये 24 जनवरी को मनाया जाता है और 21 से 26 जनवरी के बीच में आता है, तो वो भी सही बात है, 21 से 26 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका सप्ताह मनाया गया है। कौन मनाता है ये जो दिवस है? 2008 से कौन मनाता है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय द्वारा। तो बस आपको याद रखना, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया था? 24 जनवरी। किसके द्वारा मनाया जाता है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। कब से? 2008 से। और ये बालिका सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 21 जनवरी से 26 जनवरी तक। ठीक है, बस ये आज हम जो है दोस्तों यहाँ तक ही मतलब क्लास को करते हैं, और नए कल जो है हम नए क्वेश्चनों के साथ जो है फिर उपस्थित होंगे। और ये देखो हमारे जो YouTube चैनल है उस पर ये बैच चल रहे हैं, जीएस का शक्तिमान बैच चल रहा है, जीएस का मतलब जीएस क्विज का क्वेश्चन की फॉर्म में जो है चीजों को बड़े अच्छे से डिस्कस किया जा रहा है। एक जो है करंट अफेयर्स का, डेली करंट अफेयर्स का बैच चल रहा है नीरज सर द्वारा, ये शरद सर द्वारा। और एक जो है पॉलिटी का जो बैच चल रहा है वो सुनील सर द्वारा फेसबुक पर। और एक जो है ये आपके पास बायोलॉजी का बैच चल रहा है अमन सर के द्वारा। और ये एक वर्ष का करंट अफेयर्स जो है वो मेरे द्वारा ही जो है कराया जा रहा है आपको। और
बस आप लोग जो है अच्छे से जो है डेडिकेटेड रूप से जो है डेली के डेली जो है क्लास को करते रहिए। और जो नए व्यूअर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, कंटेंट आपको अच्छा लगा तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके। और कोशिश कीजिए कि आप जो है मतलब पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद डेली रिवीजन कर सकें और बेहतर कर सकें अपने एग्जाम के लिए। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं बेहतर तरीके से और इन क्वेश्चनों को और अच्छे से डिस्कस कराऊं। और दोस्तों ये क्वेश्चन काफी रिसर्च किया गया है इन क्वेश्चनों पर, और ये हैंड राइटिंग में है, मेरी खुद की हैंड राइटिंग में है। और हमारी कोशिश ये की गई है कि चीजें अभी जैसे कोविड-19 में काफी चैलेंजेस हैं, तो सारा स्टाफ भी नहीं आ रहा है, तो कोशिश की गई है कि हम कम संसाधन से भी जो है कैसे आपके लिए जो है बेहतर कर सकें, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। ठीक है, बस आप इसी टाइप से सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहना इसी टाइप से, जो भी आपने जिस टाइप से सपोर्ट कर रहे हो। और डेली फिर कल मिलते हैं आपको नए क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, और आज की क्लास यहाँ तक ही। धन्यवाद दोस्तों सभी लोगों का, और धन्यवाद ओनली एग्जाम फोकस के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। ठीक है।